हाय एवरीवन, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय और सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। आज आपका सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी ने ये छोटी सी जंग जीत ली है और आगे आप लोगों के लिए एक नया सफर शुरू होने वाला है। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी टेट परीक्षा के बाद। ठीक है, यानी कि हमारा मोटिव सिर्फ यहाँ पे सरकारी नौकरी नहीं है, हमारा पूरा एक नया जो सफ़र है आपका आगे का वो कैसा होना चाहिए, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम देने होंगे, उन एग्ज़ाम्स में से कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है या कौन सा एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है, किस एग्ज़ाम के लिए आपको कहाँ से पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, आप कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी की सारी बातें, यानी एक पूरा कंप्लीट रोड मैप सीटेट के सफ़र के बाद अब एक जो नया सफ़र है आपके सामने, उसमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें, और इसे हमने नाम दिया है सफ़र सिलेक्शन का, यानी ये सफ़र। और एक बात ध्यान रखेंगे हम, ये सफ़र बहुत लंबा नहीं होने वाला, बहुत छोटा सा सफ़र है और इसे भी आपको जल्द से जल्द तय करके और जीत हासिल करनी है। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को बधाइयाँ, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी ने ये कर दिखाया है। और आगे की जो चीज़ें हैं अब वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास सीटेट हो जाने के बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए सीटेट होने के बाद मतलब आपने सीटेट का एग्जाम दिया। सीटेट का एग्जाम आपने किस लिए दिया? ताकि आप टीचर बन सकें। तो अब टीचर बनने के लिए, जॉब लेने के लिए आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या क्या वो जरिया है जिससे आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आगे हम बात कर रहे होंगे प्राइवेट जॉब के बारे में कि भाई सीटेट करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओगे तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, प्राइमरी टीचर की जॉब। तो एक बात ये हो गई, इसके बारे में भी हम अच्छे से और डिटेल में आगे बात करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आएगा हमारे सामने गवर्नमेंट जॉब का। ऑब्वियसली हर कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी भी है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगती है सुनने में, है ना भाई। सैलरी अच्छी है, आपको काम करने में अच्छा लगता है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में आगे बात कर रहे होंगे हम कि गवर्नमेंट जॉब आपको कैसे मिलेगी, क्या क्या वो जरिया है, कौन कौन से वो रास्ते हैं और कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। यानी शुरुआत से लेके अंत तक हम सारी चीज़ें इसी वीडियो में सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास स्टेट एग्जाम। जैसे कुछ स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जहां से आपको डायरेक्टली नौकरी मिल जाती है, ऐसे भी कुछ एग्जाम हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से एग्जाम, क्या वो एक रास्ता होने वाला है? क्योंकि यार रास्ता दिखाई तो सबको दे जाता है, या आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि भाई आगे हमें कौन कौन से एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम नहीं देना, पर उस रास्ते पे चलना कैसे है ये भी समझ लेना एक बार बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब के बारे में। ठीक है, प्राइवेट जॉब आपको करनी चाहिए। देखिए प्राइवेट जॉब के लिए मैं आपको तभी रेकमेंड करूंगा जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी ना हो या आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां हो, आपको बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना हो। ऐसी सिचुएशन में आपको प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहिए सीटेट के बाद, वरना आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां करनी चाहिए। ठीक है जी। तो प्राइवेट जॉब के बारे में आप तब सोचेंगे जब आपकी कंडीशंस आपको उस चीज़ के लिए लग रही हो कि हाँ भाई मेरी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है तो मुझे इस चीज़ को करना चाहिए। ठीक है, तो तब आप प्राइवेट जॉब के ऑप्शन पे जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको अपना खर्च चलाना है, अपने खर्च से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपका मन है, तो आप ट्यूशन या कोचिंग वगैरह पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जिससे आपका थोड़ा बहुत खर्च भी चल जाएगा और साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब वगैरह की। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट जॉब का हाल तो आप सभी को पता है। प्राइवेट जॉब में आपके एफर्ट्स इस तरीके के हो रहे होंगे और पे स्केल और बाकी सारी चीजें आपकी इस तरीके की होती हैं। ठीक है, तो प्राइवेट जॉब का हाल आप सभी जानते हैं, ये एकदम हार्श ट्रूथ है। बाकी इसके लिए आप तभी जाएंगे जब आप की कंडीशंस आपको ऐसे ही लग रही हो। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हमें प्राइवेट जॉब नहीं करनी तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, प्राइवेट जॉब नहीं करनी तो अब आपके सामने आता है गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने के लिए कुछ एक रास्ते जो हैं, उन रास्तों को यानी कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन जो है, सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है DSSB, DSSS भी आपसे कह सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसके बारे में बात करेंगे आगे। उसके बाद आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है जहां से आपको सरकारी नौकरी मिलती है और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये KVS। उसके बाद आता है सुपर टेट, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती का एग्जाम है।
अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए तो वहां पर भी ये बहुत अच्छा और बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, पूरे स्टेट लेवल का एग्जाम है। ठीक है जी। इसके बाद आता है रीट। रीट जो है वो राजस्थान का स्टेट लेवल एग्जाम है, यहाँ से राजस्थान में आपको नौकरी मिलती है रीट का एग्जाम देने पर। ये भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। ये सारे के सारे मैंने टॉप ऑप्शंस इसमें आपके चूज करके रखे हैं। उसके बाद आता है एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय स्कूल्स, नवोदय विद्यालय संगठन। नवोदय विद्यालय भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है आर्मी स्कूल्स। आर्मी स्कूल भी काफी एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि ये पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं होता है, पर फिर भी ये काफी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। तो अभी तो 19 और 20 फरवरी को आपके आर्मी स्कूल्स के एग्जाम होने भी वाले हैं। अभी कुछ टाइम पहले इनकी वैकेंसीज निकली थी, तो इनके एग्जाम अभी जल्दी में होने वाले भी हैं। ठीक है। तो एक बात मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये जो आपका साल है, साल 2022, ये यार अपॉर्चुनिटीज का साल है। यहाँ पर आपको डीएसएसबी का एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है। आपके 7वें और 9वें महीने में एग्जाम, 9वें महीने में आपका एग्जाम बताया जा रहा है। केवीएस की वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। सुपर टेट की वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो रीट की वैकेंसी के लिए भी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो मई तक एग्जाम कराएंगे, और आर्मी स्कूल का आपका एग्जाम हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो साल 2022 है, ये पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटीज का साल है। एक नहीं, चार चार पांच पांच एग्जाम आपके सामने है, चार पांच गोल्स आपके सामने है। अगर आपने मेहनत कर ली तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत लकी साल होने वाला है। ठीक है जी। तो अब आगे हम इस लिस्ट को ना थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं कि भाई इतने सारे एग्जाम बता दिए, इतने सारे एग्जाम को हम कैसे एक साथ पढ़ लेंगे, है ना, कैसे तैयारी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट करते हैं। अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ 3 एग्जाम्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया, डीएसएसबी, केवीएस और सुपर टेट। ये टॉप एग्जाम्स हैं जिसमें सारी की सारी चीजों को आप टॉप मानिए। यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी है। ठीक है जी। पे स्केल आपका अच्छा होगा, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे यहाँ पर होते हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीएसएसबी की, तो ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिससे आपको दिल्ली में नौकरी मिलती है। ठीक है। सेंटर में अगर आपको नौकरी करनी है दिल्ली जैसे शहर में, महानगर में, तो आपको डीएसएसबी का एग्जाम देना पड़ता है। उसके बाद आता है केंद्रीय विद्यालय संगठन, केवीएस। ये जो केवीएस संगठन है, इनके स्कूल्स हमारे पूरे भारत में फैले हुए हैं। तो ये लोग आपका एग्जाम कराने के बाद आपको कहीं भी भेज सकते हैं। यहाँ पर ये होता है कि आप अगर कंफर्टेबल हैं कहीं पर भी जाकर जॉब करने के लिए, तो आप केवीएस के साथ जा सकते हैं। ठीक है। केवीएस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हालांकि वो कोशिश करते हैं कि आपके आसपास ही रीजनल सेंटर वगैरह हो, पर फिर भी वो सारी चीजें बहुत ज्यादा वो हो जाती हैं, मैस हो जाती हैं, और आपको कहीं भी जाना पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होंगे जिनको, जो दिल्ली में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो कभी उनको आसाम साइड में जॉब करनी पड़ जाती है या कभी साउथ साइड में जॉब करनी पड़ जाती है। तो केवीएस का ये हाल है। ठीक है जी। इसके बाद आता है सुपर टेट। सुपर टेट जो है वो एक स्टेट लेवल एग्जाम है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट एग्जाम होता है। अब बाकी के एग्जाम्स को मैंने साइड क्यों कर दिया, एक बार ये भी मैं आपको बता दूं। जो रीट एग्जाम होता है, रीट एग्जाम के लिए आपको सीटेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। ध्यान से सुन लीजिए, रीट एग्जाम के लिए आपको सीटेट की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अगर किसी का सीटेट रह भी गया है तो वो रीट का एग्जाम दे सकता है फिर भी। और सीटेट के लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एग्जाम रह गया है तो बस 1 महीने बाद ही आपको, यानी मार्च मार्च जहां तक है, मार्च में आपको, या फरवरी लास्ट मार्च तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा दूसरे एग्जाम का। बस मतलब 1 महीने का गैप होता है दोनों एग्जाम्स में। तो अभी जब जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके 1 डेढ़ महीने में ही आपको दूसरे एग्जाम का नोटिस देखने को मिल जाएगा। फिर से एग्जाम दो यार, फिर से निकालो। एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हारना कैसा, दूसरी बार हम मेहनत करेंगे। ठीक है जी। और एनवीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, एनवीएस को मैंने क्यों शॉर्ट लिस्ट कर दिया, तो एनवीएस जो है वो प्राइमरी लेवल से नहीं होता, ये आपको पता होगा। नवोदय के जो विद्यालय होते हैं वो 6वीं क्लास से लेके आगे तक के होते हैं, 12वीं तक के, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी विंग नहीं है। तो यहाँ पर जो पीआरटी वाले लोग हैं, स्पेशली आज हम पीआरटी के बारे में ही सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो पीआरटी यहाँ पर नहीं होती। बात करें अगर हम आर्मी स्कूल्स की, तो आर्मी स्कूल्स का जो ऑप्शन है, पहली बात तो ये जो संगठन है आर्मी स्कूल का, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट एडेड नहीं है, इसलिए, और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह है, जो नोटिस प्रोवाइड करने की जो सारी चीजें हैं, वो सारी काफी कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर टॉप की बात करें तो टॉप में ये सारे ऑप्शंस आपको रहते हैं। डीएसएसबी का एग्जाम है, केवीएस का एग्जाम है, और सुपर टेट का एग्जाम है। ठीक है। तो ये टॉप ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको इनके लिए ही मेहनत आगे करनी है। ठीक है जी। तो अब मैं आपको इन तीनों ही एग्जाम्स के बारे में एक ओवरव्यू दूंगा कि तीनों एग्जाम्स में क्या पेपर पैटर्न है, कैसे क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है,
और बाकी सारी चीजें। तो तीनों ही एग्जाम के बारे में थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, और हूँ भी तो मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। तो ये चीजें एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डीएसएसबी की, तो यहाँ इसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो दिल्ली होती है। ठीक है जी, आपको डीएसएसबी का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको जो जॉब मिलेगी वो दिल्ली में मिलेगी, दिल्ली में राजधानी है। और इसका एग्जाम कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है, यानी आ चुका है दिसंबर में ही, पिछले साल 2021 दिसंबर में इसका एग्जाम कैलेंडर आया था। तो इसमें पीआरटी के एग्जाम कब होने हैं ये भी उन्होंने बता दिया है, टीजीटी का एग्जाम कब है ये भी बता दिया है, पीजीटी का एग्जाम कब है ये भी बता दिया है। ठीक है जी, स्टार्टिंग इन्होंने पीजीटी से की है। इनके एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग पीजीटी का एग्जाम अभी मार्च तक हो जाना चाहिए था, हालांकि अभी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और टीजीटी का एग्जाम ये मई जून के आसपास लेने वाले हैं। और पीआरटी का एग्जाम आपका होगा 7वें महीने में, आपके फॉर्म्स फिल कराए जाएंगे, और 9वें महीने यानी 9th जो मंथ होगा उसमें इन्होंने कहा है कि पीआरटी का एग्जाम हो जाएगा। यानी अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा तो सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी करने के, और इन 6 महीनों में आपको ये एग्जाम अपना तैयार करना है। ठीक है, ये टॉप एग्जाम है, आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसके एज लिमिट की बात करता हूं, तो पीआरटी के लिए एज लिमिट है 30 इयर्स, ये मैक्सिमम एज लिमिट है पीआरटी के लिए। और इसमें रिलैक्सेशंस इंक्लूडेड होगा अदर कैटेगरीज के लिए। आई थिंक 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है बाकी कैटेगरीज को, तो 5 इयर्स रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हु कैन अप्लाई, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए? तो ऑल ओवर इंडिया से हर कोई इस एग्जाम को दे सकता है। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले एग्जाम देंगे या यूपी वाले एग्जाम देंगे। आप तमिलनाडु से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप कहीं के भी हों, पूरे भारत के नागरिक हैं अगर आप, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी के लिए सिर्फ इनके थोड़े से क्राइटेरियाज हैं, जिसमें क्लास 12th होनी चाहिए आपके पास, और आपने कोई भी 2 साल का टीचिंग डिप्लोमा कर रखा हो एलिमेंट्री एजुकेशन का। जैसे आपका डीएलएड हो गया, दिल्ली में डाइट होता है, यूपी में बीटीसी कहते हैं, तो अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, लेकिन ये 2 साल का डिप्लोमा है जिसको आपको करना होता है। ठीक है, तो 12th होनी चाहिए आपके पास और डिप्लोमा होना चाहिए। बीएड वाले यहाँ पर अलाउड नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए आप बीएड वाले यहाँ पर अलाउड नहीं है, और ग्रेजुएशन की भी कोई ऐसा जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं भी कर रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी की बात। आगे हम इसके पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, तो 200 मार्क्स का पेपर होता है, 120 मिनट आपको दिए जाते हैं। ठीक है जी, डीएसएसबी का एग्जाम में आपका 200 नंबर का पेपर होता है और आपको सिर्फ 120 मिनट दिया जाता है। और टीचिंग एग्जाम्स में सिर्फ ये ही एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टीचिंग एग्जाम्स में ये सिर्फ एक ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है 0.25 की। ठीक है, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपके 1 नंबर यहाँ से कट हो जाएंगे। तो ये इस एग्जाम की खासियत है। अब अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर आपको कितना लाना होगा, 200 नंबर में से अगर आपको सेफ स्कोर की बात करें, पिछले ईयर्स का जो डाटा है उसको देखते हुए, तो कम से कम आपको 130 से लेकर 135 तक के नंबर यहाँ पर लाने पड़ते हैं अगर आप सेफ रहना चाहते हैं, आपको अपनी जॉब इसमें क्रैक करनी है तो सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम के बारे में बात कर लें, तो मोड ऑफ एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा, और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन ही फिल की जाती है। जैसे आपका सीटेट का एग्जाम होता है, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन फिल होती है और ऑनलाइन एग्जाम होता है ना सेंटर पर जाके, बिल्कुल वैसे ही डीएसएसबी का एग्जाम जो है वो सेंटर पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में, तो इसके बारे में डिटेल में एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया आपको लग चुका होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, आपके पास कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, और एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है पूरे एग्जाम का वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। ठीक है, इन तीनों ही एग्जाम्स को हम एक अलग वीडियो में, सेपरेट वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिटेल में उसका सिलेबस क्या है, क्राइटेरियाज क्या है, सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो अब हम अगर बात करें केवीएस की, केवीएस के बारे में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है, मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, आपको कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, आपके आसपास भी मिल सकती है, और आपको दूर दूर भी जाना पड़ सकता है, अदर स्टेट्स में भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि केवीएस के जो स्कूल हैं वो पूरे भारत में है, तो ये कहीं पे भी पूरा टीचर्स को अलॉट कर सकते हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन की बात करें कि क्या वैकेंसी आने वाली है इस साल, तो ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, ऐसी बहुत ज्यादा हद तक, काफी हद तक ये उम्मीद है कि
इस साल आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, वो भी बहुत जल्द। तो आपको इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। एक बात जो आप ध्यान रखेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि चाहे केवीएस हो, चाहे सुपरटेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, आपको अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है। आप अगर डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस अपने आप सारा सिलेबस उसमें कवर हो रहा होगा, सुपरटेट का सिलेबस अपने आप उसमें कवर हो रहा होगा। बस आपको करना क्या होगा, फाइनली अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखने होंगे, उसको सॉल्व, मतलब क्वेश्चन का हल्का सा लेवल चेंज हो सकता है, तो आपको जस्ट उसका आइडिया लेना होगा केवीएस को देख करके। ठीक है, सुपर टेट को देख करके आपको सुपर टेट का आइडिया लेना होगा। तो मतलब क्वेश्चन का थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन सिलेबस एज इट इज आपका वही है सारा का सारा। फिर भी हम इसको एक बार डिस्कस जरूर करेंगे एक अलग सेपरेट वीडियो में। अब अगर मैं इसके बात करूं एज लिमिट की, तो यहाँ पर एज लिमिट वही है पीआरटी के लिए 30 साल, और रिलैक्सेशन इसमें अदर कैटेगरीज को मिलता है। उसमें फीमेल्स को 10 साल का जो रिलैक्सेशन है वो अलग से प्रोवाइड किया जाता है केवीएस में। हु कैन अप्लाई, तो ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर जो है 12th क्लास और डिप्लोमा चाहिए, वो आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, और इसके साथ साथ बीएड वाले यहाँ पर पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है कि केवीएस में बीएड वाले भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर रिटन एग्जाम भी होता है और साथ में इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। केवीएस एक ऐसा एग्जाम है टीचिंग का जिसमें आपका रिटन एग्जाम भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। तो 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा, रिटन पेपर। ठीक है, 150 ही मिनट आपको मिलेंगे। जैसे सीटेट में था, आपको 150 नंबर का 150 क्वेश्चन आते थे और 150 मिनट आपको करने को मिलता था, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसके अलावा साथ में आपको क्या करना होगा, इंटरव्यू भी देना होगा लास्ट में। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, और आपने अगर रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, मोड ऑफ एग्जाम की बात करें अगर, तो मोड ऑफ एग्जाम इसका ऑफलाइन है, और एग्जाम्स जो एप्लीकेशन है वो आपके ऑनलाइन फिल किए जाते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया केवीएस का ओवरव्यू। अब हम बात करेंगे सुपर टेट के ओवरव्यू के बारे में, कि सुपर टेट की क्या सारी चीजें हैं। एज इट इज सारी चीजें हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको यहाँ पर जॉब करने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के में शिक्षक आपको अगर बनना है तो आपको सुपर टेट का एग्जाम देना पड़ता है। वैकेंसी नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इसकी वैकेंसी चुनाव के बाद, अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं तो उसके बाद आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इस बारे में बात पहले ही हो रही थी कि बहुत पहले जनवरी के आसपास ही इसमें आने वाली थी सुपर टेट की वैकेंसीज, लेकिन फिर आचार संहिता लग गई यूपी में, तो इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि भाई उसकी वैकेंसीज रुक गई। तो उम्मीद लगाई जा सकती है, बाकी कंफर्म नहीं है, पर हाँ आपको अपनी तैयारी शुरू कर लेनी है। यहाँ पर भाई ये सीटेट का एग्जाम नहीं है कि आपका 1 महीने या 2 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आपको कम से कम 6 महीने दबाकर तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप कोई भी नोटिफिकेशन का वेट नहीं करेगा आप में से, आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू करनी है, अभी से आपको लगना है। ठीक है, एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट भी लग जाती है जो 21 साल है। 21 साल मिनिमम एज है और 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज है यहाँ पर सुपर टेट में। रिलैक्सेशन आपका होगा उसमें अदर कैटेगरीज के लिए। हु कैन अप्लाई, देखो ये जो क्वेश्चन है हु कैन अप्लाई फॉर स्टेट सुपर टेट एग्जाम, ये काफी विवादास्पद क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले सालों में 2018 के एग्जाम की अगर हम बात करें तो अदर स्टेट्स के लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया था, और फिर से वही बात फंसी थी कि क्या सिर्फ यूपी वालों को लेंगे या बाहर के स्टेट्स वालों को भी लेंगे। तो उन्होंने ये बात अपने जो परफॉर्मा होता है उसमें क्लियरली बताया नहीं था, तो उन बच्चों ने केस कर दिया, और फिर इनको जब कोर्ट में केस हुआ तो इनको बाकी स्टेट्स के बच्चों को लेना पड़ा। फिर जब दूसरा एग्जाम हुआ में सब कुछ क्लियरली समझा दिया कि भाई जिसके पास भी स्टेट डोमिसाइल है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, और नहीं है तो आप इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो अभी भी हम यही मानकर चल रहे हैं कि आने वाला नोटिफिकेशन जो भी होगा, जिसके पास भी स्टेट डोमिसाइल है, आप भले ही तमिलनाडु में रहते हैं लेकिन अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है जी, एकदम कॉमन नॉर्मल सी बात है। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो आपके 12वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 2 इयर्स का,
एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको आप बीटीसी कह लीजिए, डाइट कह लीजिए, डीएलएड कह लीजिए, ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। प्लस यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएशन भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बीएड वाले भी फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा देखा गया है, लेकिन इसके बारे में जो भी एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी आने वाले सुपर टेट को लेकर, उसके बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो में बात करेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा कि क्या बीएड वाले अप्लाई हो सकते हैं, क्या बीएड वाले भर सकते हैं या नहीं भर सकते, ठीक है जी। तो अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, अदरवाइज बाकी एग्जाम की तो वैसे भी आपको तैयारी करनी ही करनी है। अब अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं तो 150 मार्क्स के टोटल एग्जाम होता है इसमें, ठीक है। 150 ही मिनट आपको मिलते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जरूरी चीज है, रिटन एग्जाम होने के बाद यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। अब मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनती है ये मैं आपको समझा दूं थोड़ा। जैसे आपके 150 नंबर का पेपर है और इसमें से आपके 100 नंबर आ गए, ठीक है जी। तो 100 नंबर का 60%, यानी जितने भी मार्क्स 150 में से आपके आए हैं उतने का 60% ये ले लेंगे, और प्लस एकेडमिक्स के मार्क्स को जोड़कर यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। 60% आपके रिटन एग्जाम के और 10% ईच आपके एकेडमिक्स के। ईच क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें आपका 10वीं का मार्क्स जुड़ेगा, 12वीं का मार्क्स जुड़ेगा, ग्रेजुएशन का मार्क्स जुड़ेगा, आपके डिप्लोमा का मार्क्स जुड़ेगा, ठीक है, या बीएड वगैरह है तो बीएड का मार्क्स जुड़ेगा। तो इसका मतलब हर 10वीं का 10%, 12वीं के मार्क्स का 10%, तो यानी अगर आपका एकेडमिक्स में अच्छा स्कोर आया है तो यहाँ पर आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मेरिट लिस्ट में अच्छे नंबर आने के, ठीक है। 60% आपका वहां से ले लेंगे और 10% बाकी जगहों से, उसको मिला करके एक मेरिट लिस्ट बनाकर उसके बेसिस पे यहाँ पर भर्ती की जाती है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ऑफलाइन होता है एग्जाम, ठीक है, ऑफलाइन होगा और एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन फिल की जाती है। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको बताई सुपर टेट के बारे में और केवीएस के बारे में और डीएसएसबी के बारे में। इससे आपको एक आइडिया जरूर लग गया होगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया, आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी अलग अलग से नहीं करनी। डीएसएसबी के एग्जाम की अलग से नहीं पढ़ोगे भाई, केवीएस का अलग से नहीं पढ़ोगे, सुपर टेट का अलग से नहीं पढ़ोगे, आपको सिर्फ एक एग्जाम टारगेट करना है। डीएसएसबी का टारगेट कर लो, केवीएस का टारगेट कर लो, जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो रहे हैं। और सिलेबस आपको मैक्सिमम सिलेबस बिल्कुल सेम मिलने वाला है, तो बस आपको अब अपनी तैयारी करनी है। नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट। ये मत सोचना कि आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे, इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये कोई हलवा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक बार। तो 6 महीने का टाइम ले लो, क्योंकि लगभग 7वें महीने में जाके आपका एग्जाम जो उनके कैलेंडर के अकॉर्डिंग डीएसएसबी का जो फिल होना है वो 7वें महीने में फिल होना है एग्जाम फॉर्म। तो 6 महीने आप मान लीजिए और आपको अपने सारे रिसोर्सेज की सारी सब कुछ जुटाकर अपनी तैयारी को शुरू करना है। मेरे चैनल के साथ भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम पूरी मेहनत करेंगे इस चीज को लेकर आगे, ठीक है। अब भाई हमने सारी चीजें समझ तो ली है ना, हमने सारा एग्जाम समझ लिया, सारी एलिजिबिलिटी समझ ली, सारे रास्ते समझ में आ गए कि प्राइवेट करें या गवर्नमेंट करें, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात आती है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर सब कुछ पता चल गया तो शुरू कैसे करूं, या इसको मैं आगे लेकर कैसे जाऊं अपने अंत तक इसको। तो इसके बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ आपको 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, सिर्फ 7 पॉइंट। इन 7 पॉइंट को एकदम अच्छे से अगर आपने उतार लिया तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको अपना ये जो छोटा सा सफर है एक और इसको तय करना है तो सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे कि आप कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले आप अपना देख लेंगे कि भाई हाँ मैं डीएसएसबी का दे सकता हूँ, हाँ मैं केवीएस का दे सकता हूँ, अच्छा मैं सुपर टेट का एग्जाम नहीं दे सकता क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई। तो आपने सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली और अपना गोल डिफाइन कर लिया, ठीक है। उसके बाद बात आती है नो योर सिलेबस। दूसरा पॉइंट है नो योर सिलेबस। जब आपको पता चल गया कि अब मेरा गोल क्या है, तो जो भी एग्जाम आपको देना है उसका सिलेबस निकालो। सबसे पहले पूरा का पूरा सिलेबस निकाल के एकदम अच्छे से समझ लो। आपको वो सिलेबस एक तरीके से रटा होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस को जानना किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले आपको उसके सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे निकाल के एकदम अपने सामने लगा लो, कहीं दीवार पे चिपका लो, कहीं
कहीं भी रख लो, मतलब आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए पूरे के पूरे 6 महीने तैयारी के दौरान। ठीक है, सिलेबस कभी नजरों से हटना नहीं चाहिए। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है गो थ्रू पीवाईक्यूज। जिस भी एग्जाम की तैयारी आपको शुरू करनी है, सबसे पहले उसके पीवाईक्यूज को एक बार देखो। उस एग्जाम का एक आइडिया लेने की कोशिश करो, एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करो। किन गहराइयों तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या सिर्फ ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या वो टॉपिक को बहुत ज्यादा अंदर से आपको मतलब एक तरीके से पूरा आइडिया लेना है कि उस एग्जाम का जो लेवल है वो लेवल क्या है। ठीक है, एक आइडिया लेना है कि उस एग्जाम का जो लेवल है वो क्या है। तो उसके लिए आपको एक बार पीवाईक्यूज को देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे जो भी एग्जाम आपका टारगेट है। चौथी बात आती है कि भाई अब आपको सिलेबस पता चल गया, आप एलिजिबल भी हैं, आपको एग्जाम का आइडिया भी लग गया कि एग्जाम मुश्किल है या आसान है। अब क्या करें? अब आपको क्या करना है, चूज योर स्पेसिफिक रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए स्पेसिफिक रिसोर्सेज क्या होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक रिसोर्सेज का मतलब कि भाई आप कौन सी किताब से पढ़ेंगे, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, या आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, या आप कोई कोचिंग लेने वाले हैं। जो भी करने वाले हैं, एक बार 1 हफ्ता लगा लो, चाहे 2 हफ्ते लगा लो, पर पहले ये चीजें डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना कहाँ से है और कौन कौन से रिसोर्स। भाई मुझे हिंदी इस वाली किताब से पढ़नी। एक बात मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम्स हैं ये ऐसा नहीं है कि सीटेट की तरह आपने कोई एक किताब पढ़ ली और आपका एग्जाम क्रैक हो गया। यहाँ पर आपको हिंदी के लिए अलग किताब पढ़नी पड़ रही होगी, इंग्लिश के लिए आप अलग किताब पढ़ रहे होंगे, अलग चैनल पे जा रहे होंगे, मैथ्स आपकी अलग लेवल की आ रही होगी, मैथ्स के लिए आपको अलग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हर चीज के लिए यहाँ पर आपको अलग अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई एक ऐसी किताब नहीं मिल जाएगी अलादीन का चिराग की भाई सारी इच्छाएं उसी किताब से पूरी हो गई। ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज आपको पहले इकट्ठा कर लेने हैं, समझ लेने हैं कि हाँ अब डिसाइड हो गया मुझे इसी चैनल से पढ़ना है, इसी बुक से पढ़ना है। और फिर 5वां पॉइंट आता है मेक योर प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी। सब कुछ पता चल गया है ना, सब कुछ पता चल गया, आपको सिलेबस भी पता चल गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देख लिया आपने, आइडिया भी लग गया, आपके रिसोर्सेज भी डिफाइन हो गए। अब आपको पढ़ना कैसे है, अपने प्लान्स और स्ट्रेटेजी को एक बार तैयार करो कि भाई मेरी मैथ्स वीक है तो अपने मैथ को मैं ज्यादा टाइम दूंगा, मैथ को मैं 2 घंटे दूंगा डेली। ठीक है, हिंदी मेरी ठीक है और हिंदी का सिलेबस भी मुझे आता है पहले से, तो मैं चलो इसको सिर्फ आधे घंटे दूंगा या सिर्फ 1 घंटे दूंगा। तो इस हिसाब से सारे के सारे सब्जेक्ट को लेकर आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मुझे पर डे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है। और मान लो कभी आपने डेली आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, और कभी आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाए, तो उस चीज को पीछे मत रहो, कॉन्टिन्यूसली उसको अगले दिन पूरा करो। क्योंकि एक बार अगर आपका गोल छूट गया ना भाई, आज मैंने सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करी है, तो कल हो सकता है आपको फिर से पढ़ने का मन ना करे और सिर्फ 1 घंटे पढ़ के रह जाओ। तो अपने प्लान्स और स्ट्रेटेजी को बिल्कुल क्लियर रखो अपनी आंखों के सामने। छठा पॉइंट आपके पास आ जाता है स्टार्ट स्टडीइंग योर कॉन्सेप्ट। अब जब सब कुछ क्लियर है तो देर किस बात की है, शुरू हो जाओ पढ़ना। ठीक है, 7वां पॉइंट है लास्ट, एक प्लस पॉइंट इसे समझ लो, बोनस पॉइंट, वेरीफाई योर रिसोर्सेज बाय द टाइम। सब कुछ अगर आपने कर लिया और भाई पता लगता है कि भाई जो ये बंदा था बच्चा उसने 5 महीने तैयारी करी और 6वें महीने में जब क्वेश्चंस करने बैठा तो पता चल रहा है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ना, ये सब तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था, या ये तो मैंने कुछ और ही पढ़ लिया। तो इसलिए आपको अपने रिसोर्सेज को बाय द टाइम वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आपने पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखो। ठीक है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाकर देखो कि क्या जो मैंने पढ़ा है आज वो मेरे पेपर में आया। तो इस तरीके से क्रॉस चेक जरूर करो हर कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, वरना पता चलता है कि आप 4 महीने तैयारी कर चुके हैं और फिर जो कुछ भी आपने पढ़ा वो आपके किसी काम का नहीं है। तो किसी दूसरे को मत देखो, अपने पड़ोसी को मत देखो कि वो क्या पढ़ रहा है, या सुरेश क्या पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है। अपने रिसोर्सेज को जो भी आपने पढ़ा है उसको अपने आप वेरीफाई करना है आपको। तो ये एक पूरा प्लान होना चाहिए आपके 6 महीने का, ये जो मैंने आपको बताया है इसे एक बार फॉलो करके देखो, और ना अगर आपको रिजल्ट दिखाई दे तो फिर बताना। ठीक है जी, तो यार आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको सारे एग्जाम्स के बारे में क्या एक वो रास्ता होना चाहिए सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की, कैसे आपको उस रास्ते में चलना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। देखो यार टाइम बहुत कम होता है, इतने से टाइम में सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लेना ये ज़रूरी नहीं है। हम फिर से अलग अलग वीडियो में सारी चीज़ों को एकदम एक्सप्लेन में समझेंगे, DSSB के बारे में क्या उसके क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरीके से उसका सिलेबस वगैरह आता है, वो सारी चीज़ें हम अभी आने वाले दिनों में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा यार कि लक्ष्य तेरे सामने है, बस राह को कस के पकड़। लक्ष्य तेरे सामने है, बस राह को कस के पकड़। चूके ना चौहाना, इस बात का तू ध्यान रख। है भरोसा खुद में तो तेरा साथ देंगे राम भी। है भरोसा खुद में तो तेरा साथ देंगे राम भी। धुन जमा ले, मन लगा ले, कर परवाह तू सिर्फ काम की। हाथ की रोटी ना इस बार छीनने पाए कोई। हाथ की रोटी ना इस बार छीनने पाए कोई। बनना है तुझको विजेता, सामने आए कोई। कर विसर्जन उनको तू जो लक्ष्य से पीछे हटाएं। कर विसर्जन उनको तू जो लक्ष्य से पीछे हटाएं। रिश्ते नाते और सुख दुख क्यों इन्हें बेड़ी बनाए। तू ठान ले पाना उसे है, तू ठान ले पाना उसे है, चाहे जितना भी कठिन हो। चल निरंतर, फिर रात हो चाहे दिन।